हेलो एवरीवन। आज हम फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है चैप्टर चेकलिस्ट में। सबसे पहला आपका टॉपिक है सेफ्टी एंड इट्स टाइप, दूसरा है पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तीसरा है फर्स्ट एड, चौथा है 5S कॉन्सेप्ट, पाँचवा सिस्टम फेलियर एंड कलर कोड, छठवां है सेफ्टी एंड सेफ्टी साइन, सातवां है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में करा दिया है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे कहीं और से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने नोट्स से ही पढ़ के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेफ्टी से। सुरक्षा है क्या? सुरक्षा का मतलब स्वतंत्रता अथवा सुरक्षा, खतरा, जोखिम, खतरे, दुर्घटना, इंजरी अथवा डैमेज से बचाव करना है। मतलब किसी भी प्रकार की चोट से, किसी भी प्रकार के खतरे से बचाव करना ही सुरक्षा कहलाता है। वर्कशॉप में सुरक्षा को मुख्यतः 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सामान्य जनरल सुरक्षा, दूसरा है स्वयं की सुरक्षा, तीसरा है मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा जनरल सेफ्टी में आपका आएगा फर्श, फ्लोर तथा गैलरी, गैंगवे को साफ तथा स्वच्छ रखें। वर्कशॉप में सावधानी से चलें तथा दौड़ें नहीं। चालू हालत में मशीन को छोड़कर ना जाएं। किसी भी उपकरण मशीन को ना छुएं या ना चलाएं जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो। जब तक आपको किसी भी मशीन को छूने को चलाने को नहीं कहा गया हो तब तक आपको उसे नहीं छूना है, नहीं चलाना है। लटके हुए भार के नीचे ना चलें। जहाँ पर क्रेन वगैरह भारी लोड को उठाती हैं उसके नीचे ना चलें। कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें। हंसी मजाक अपने साथ के कर्मचारियों के साथ ना करें। कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें। जॉब के लिए सही टूल्स का उपयोग करें। जिस टूल का उपयोग है उसी टूल्स का उपयोग करें। टूल्स को सही स्थान पर रखें। काटने वाले औजार को मापने वाले औजार से अलग रखें। फैले हुए तेल को तुरंत पोंछें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिसल कर गिर सकते हैं, जिससे आपको चोट लग सकती है। घिसे तथा क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदलें। ये जो है ये सब है आपका, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये आप देख लेंगे। अगला है स्वयं की सुरक्षा। इसको भी हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पीस वाला ओवरहॉल या बॉयलर सूट पहने। ओवरहॉल की बटनों को लगा के रखें। टाई तथा स्कार्फ का उपयोग ना करें, क्योंकि आपका मशीनों में फंस सकता है, जिससे आपको चोट लग सकती है। लेथ मशीन हो गया, जो भी मोटर वाले पार्ट्स हैं उसमें आपकी टाई या मफलर फंस सकता है, जिससे आपको चोट हो सकती है, काफ़ी गंभीर चोट भी लग सकती है। कोहने के ऊपर तक बाहें रोल मोड़ कर रखें, ताकि आपका शर्ट का कपड़ा जो है वो आपका मशीन में ना फंसे, जिससे आपका हाथ भी कर सकता है। सुरक्षित जूते या बूट तथा गॉगल, चश्मा पहने। छोटे बाल रखें, आपका बाल भी मशीन में फंस सकता है। अंगूठी, घड़ी या चैन ना पहने। मशीन पर कभी ना झुकें। शीतक में हाथ ना धोएं। कूलेंट में हाथ ना धोएं। चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें। टूटे हुए या चिप हुए टूल उपयोग ना करें। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक वर्कपीस मजबूती से ना पकड़ा हो। अगला आता है आपको मशीन की सुरक्षा। यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दें। मशीन साफ रखें। घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि को जितना जल्दी संभव हो सके बदल दें। मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको सही तरह से चलाना ना आए। अगर आपको कोई मशीन को चलाते नहीं बनता है, मान लीजिए लेथ मशीन है, आपको उसको ऑपरेट करते नहीं आता है, तो उसको जब तक आपको उसका सही तरीका ना मालूम हो उसको ना चलाएं। स्ट्रोक टूल या वर्कपीस को जब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो। सुरक्षा एक धारणा है, उसे समझें। सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करें। आगे हम आते हैं नरम कौशल पर दृष्टिकोण। नरम कौशल अवधारणा। नरम कौशल से अभिप्राय है व्यक्तित्व के अभिलक्षण, सामाजिक शालीनता, उचित भाषा, व्यक्तिगत आदतें, बंधुत्व और सकारात्मक, जो व्यक्ति को अनेक रूप से निखारती है। इसी को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, यह अन्य भागों के साथ सकारात्मक एवं सफल संप्रेषण की क्षमता है। कभी कभी इसे चारित्रिक कौशल भी कहते हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट है जो है नरम कौशल। आगे हम चलते हैं पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो पीपी आपका वह उपकरण है जो कार्यस्थल पर खतरों के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं, जैसे हेलमेट, चश्मे, सुनवाई में रक्षा, जैसे आपका ईयर प्लग हो गया। ये आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जो आपको काम करते समय आपको उपयोग किए जाते हैं आपके द्वारा। कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1966 ने प्रभावकारी प्रावधान बनाया है जिससे पीपी एक प्रकार सही उपयोग हो, क्योंकि पीपी का उपयोग बहुत आवश्यक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कारखाना अधिनियम और ये कर्मचारी कानून। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी में तो नहीं आते, कभी कभार आ सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आते हैं व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को वर्गीकृत करना। पीपी किट को जो है पीपी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है गैर स्वास्थ्य संबंधी, नॉन रेस्पिरेटरी। इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आँख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गैर स्वास्थ्य संबंधी का उपयोग शरीर की बाहरी इंजरी जो है, बाहरी चोट है शरीर की, उसके लिए उपयोग किया जाता है, नॉन रेस्पिरेटरी का। और दूसरा जो है आपका वो है स्वास्थ्य संबंधी रेस्पिरेटरी। इसका प्रयोग प्रश्वसन, हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। BIS को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लागू करना मान होता है विभिन्न प्रकार के पीपी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। BIS जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये पीपी को मान्यकृत करता है। ये भी आपको एम्प्लॉयबिलिटी में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम पीपी टेबल पे आते हैं, जो कि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपी 1 है हेलमेट, पीपी 2 है सुरक्षा जूते, पीपी 3 है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, पीपी 4 है भुजाएं तथा हाथ की सुरक्षा, पीपी 5 है आँख तथा चेहरा सुरक्षा, पीपी 6 सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, पीपी 7 है कानों की सुरक्षा, पीपी 8 है सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। ये जो टेबल है आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी आपको, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सुरक्षा के प्रकार, ये आपका हेलमेट है, खतरा, वस्तु का गिरना, वस्तु के विपरीत अधिक आकर्षक, छींटे उड़ना, पीपी का प्रयोग हेलमेट। दूसरा आपका है जूते, गर्म, छींटे उड़ना, वस्तु का गिरना, गीले स्थान पर कार, लेदर, पीपी का प्रयोग लेदर, पैर गार्ड सुरक्षा जूते, गम बूट। तीसरा आपका नोज मास्क, इसका उपयोग धूल, कण, भावक गैस, विषाद से बचाने के लिए। अगला आपका हाथ दस्ताने, प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, साधारण गर्म से उड़ते चिंगारी, इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचाता है। अगला चश्मा, चेहरा कवच, विकिरण, सिर कवच, हाथ कवच, उड़ते धूल कण, UV रेज, IR रेज, गर्म और उच्च श्रेणी के विजिबल। अगला आपका चेहरा कवच, सिर कवच, मफ हेलमेट के साथ या बिना मफ हेलमेट के वेल्डर, उड़ती हुई चिंगारी, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग के समय असाधारण छोटे चेहरे की रक्षा, UV रेस की स्क्रीन वेल्डर के लिए। अगला है आपका कान प्लग, कान मफ, उच्च शोर क्षेत्र स्तर से बचाता है आपको। यह आपका लेदर एप्रन, यह आपको गर्म टुकड़ों के छींटों से या गर्म टुकड़ों से बचाता है। अब व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण की क्वालिटी, गुणवत्ता। पीपी निम्नलिखित कसौटी से संबंधित खतरों से बचने हेतु पूरी रक्षा पीपी करता है, जिसका निर्माण उपकरणों के न उपलब्ध होने पर भी खतरों का सामना कर सकते हैं, जो कि भावी क्षेत्र में उपयोग हुआ है। जरूरी स्थितियों में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का चयन करना। प्रकृति और खतरे की गंभीरता, दूषित पदार्थों के प्रकार, दूषित पदार्थ और दूषित पदार्थों वाले स्थान और जगह, श्वसनीय हवा वाले स्रोत के साथ। कार्य के दौरान कर्मचारी से गतिविधि की अपेक्षा करना। जब पीपी का उपयोग कर्मचारी कर रहा हो तो सांत्वना देना। विशेष लक्षणों और पीपी की सीमाएं, रखरखाव और सफाई कम होना, भारतीय सहमति, अंतर्राष्ट्रीय मान और टेस्ट के प्रमाणों की उपलब्धता। सही तरीके से पीपी का उपयोग। चयन किए गए पीपी प्रकारों को कर्मचारी अवश्य पहनना चाहिए। कई बार कर्मचारी पीपी का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ निम्नलिखित कारक और समस्याओं का समाधान दिया है। कर्मचारी सीमा को समझें और जहाँ आवश्यक है पीपी का उपयोग करें। जहाँ पर जिस भी पीपी का उपयोग है, जैसे सिर की सुरक्षा है, अगर सिर पे चोट लगने खतरा है तो वहाँ पे आप हेलमेट का उपयोग करें। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हाथ में भी दस्ताने पहने होने चाहिए और आँख में भी आपको गॉगल्स लगाए हुए चाहिए। साधारण प्रक्रिया का कार्य करते समय पीपी के उपकरणों को पहन सकते हैं और कार्य कम कर सकते हैं।
अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अनुशासन संबंधी स्वीकृति उपलब्ध है जो कि कर्मचारी उपयोग कर सकता है और उसके कर्मचारी के बर्ताव को प्रभावित करता है। सबसे अच्छा उपाय इस समस्या का वेयरिंग ऑफ पहनने का पीपी है जो सभी कर्मचारी के लिए आवश्यक है। जब कर्मचारी प्रथम बार पीपी का उपयोग करते हैं, तेज निरक्षर शिक्षा में दूसरे जगहों पर होती है। अब आते हैं आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा किसी बीमारी या क्षति होने की स्थिति में प्रारंभिक देखभाल की व्यवस्था है जिससे जान बचे और बिगड़ने वाले हालात को रोका जा सके। किसी भी कारखाने में कहीं पर भी अचानक कोई हादसा होने पर कोई घायल व्यक्ति को जो तत्काल में जो चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है उसे ही कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड, जो कि अस्पताल जाने से पहले की जाती है ताकि बिगड़ने वाले हालात को रोका जा सके और जो घायल व्यक्ति है उसकी जान को बचाया जा सके। प्राथमिक उपचार का ABC ऑफ फर्स्ट एड। यह ABC का तात्पर्य हवा नली, श्वसन प्रक्रिया और परिसंचरण से है। A फॉर एयरवेज, वायुमार्ग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायुमार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंकानुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। तो A फॉर एयरवे, वायुमार्ग। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक उपचार के ABC में A क्या प्रदर्शित करता है, आपको ऑप्शन देगा एयरवे और 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरवे। तो वायुमार्ग से है व्यक्ति की सांस रुकावट है या नहीं है ये चेक करना। B फॉर ब्रीथिंग, श्वसन। यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित के जल्द ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। इसमें आपको B फॉर ब्रीथिंग, इसमें आपको चेक करना है कि क्या व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। C फॉर सर्कुलेशन, परिसंचरण। रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। CPR होगा शायद, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों को प्रशासन द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। घबराएं नहीं, नॉट टू गेट पैनिक। घबराहट एक ऐसी भावना है जो स्थिति को अधिक खराब कर सकती है, देती है। प्रायः लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि वे घबरा जाते हैं। अगर आप घबरा जाएंगे तो आप अगर सही काम कर रहे हैं उसको भी आप गलत कर देंगे। आपातकाल चिकित्सा को बुलाना। यदि परिस्थिति की मांग हो तो चिकित्सक प्रतिनिधि को शीघ्रता से बुला लेना चाहिए। जीवन रक्षक माहौल बनाना। अलग अलग माहौल में अलग अलग दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा को सही माहौल की जानकारी होना आवश्यक है, या इन्हें पता हो कि जिस वातावरण में हम कार्य कर रहे हैं उससे कोई खतरा तो नहीं है, जिससे प्राथमिक चिकित्सा के लिए स्वयं ही खतरा न बढ़ जाए। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसी को मैं ज़्यादा उस पर ध्यान दूंगा। ये सब आपका थ्योरेटिकल है, ये उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। रक्त बहाव को रोकना। घायल व्यक्ति को कहीं रक्त बह रहा हो तो बहाव को रोकने के लिए घाव के स्थान पर दवा डालना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। रक्त बहाव को रोकने के लिए घायल व्यक्ति को कहीं रक्त बह रहा हो तो बहाव को रोकने के लिए घाव के स्थान पर दबाव डालना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फिटर थ्योरी में। अब आते हैं हम गोल्डन हॉर्स पे। गोल्डन हॉर्स है क्या? तो भारत के अस्पतालों में खतरनाक चिकित्सा समस्याओं जैसे कि सिर की चोट, बहुआयामी हादसा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि के लिए बेहतरीन तकनीक है, पर मरीज को फ़ायदा नहीं पहुंचता क्योंकि उनको यह तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं होती है। इन स्थितियों में आरंभिक 30 मिनटों में प्रायः तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक है। इस अवधि को गोल्डन आवर्स कहते हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके तुरंत के 30 मिनट जो होते हैं, एक्सीडेंट के तुरंत के 30 मिनट, उनको गोल्डन आवर्स कहा जाता है। आपने देखा होगा, कई बार आपने केस सुने होंगे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेशेंट की मौत हो गई, तो वही गोल्डन आवर्स होते हैं 30 मिनट के। उनमें अगर चिकित्सा सही समय पे मिल जाए वो 30 मिनटों के अंदर, तो उस स्थिति में मरीज को बचाया जा सकता है। अगला है आपका CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, जीवन रक्षक हो सकता है।
सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रहा है तो आप तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करें। और अगर यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश ना करें, उसे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ वाली जगह में करने का प्रयत्न ना करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती, लेकिन अगर इस क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक है। अगर आपको सीपीआर की जानकारी है तभी आप सीपीआर प्रक्रिया को प्रारंभ करें, अगर नहीं है तो आप इसकी कोशिश ना करें। अगला है एबीसी को याद रखें। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अभिप्राय है 3 गंभीर चीज़ें जिस पर प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को ध्यान देना चाहिए। आपको मैंने बताया, जैसे ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ऐसे व्यक्ति की सांस रुकावट है क्या? बी फॉर ब्रीथिंग, क्या व्यक्ति सांस ले रहा है? सी फॉर सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है? कलाई, कैरोटाइड आर्टरी, ग्रोइन। आपातकालीन सुविधाओं को बुलावा। आपातकाल के नंबर अलग अलग होते हैं, जैसे पुलिस का 100, आग और एम्बुलेंस का 108 होता है, तो नॉर्मली सबको पता ही होता है। अब आते हैं हम प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। आपातकालीन नंबर पर कॉल करें, व्यक्ति की श्वसन नली, सांस और नाड़ी की जांच करें, आवश्यक हो तो सीपीआर आरंभ करें। यदि व्यक्ति सांस ले रहा है और पीठ के बल लेटा हुआ है तो पहले देख लीजिए कि रीढ़ में कोई ईजा नहीं पहुंची। फिर सावधानी से व्यक्ति को बाजू की ओर घुमाइए, हो सकते तो बाईं ओर। ऊपर वाला पैर मोड़िए जिससे कमर और घुटना समकोण में हो। धीरे से सिर को पीछे की ओर मोड़िए जिससे सांस का मार्ग खुला रहे। यदि सांस या नाड़ी किसी भी क्षण बंद हो जाए तो व्यक्ति को पीठ के बल घुमाइए और सीपीआर शुरू कीजिए। अब घायल व्यक्ति के साथ हमको क्या नहीं करना है, वो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिए। बेहोश व्यक्ति को कुछ न खिलाएं या पिलाएं। व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें। बेहोश व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया ना रखें। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर चपत ना मारें या होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी न छिड़कें। अक्सर आपने देखा होगा कोई बेहोश व्यक्ति होता है तो लोग उस पर अक्सर चेहरे पर पानी छिड़कना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बेहोशी जानलेवा हो सकती है। यदि व्यक्ति पीठ के बल हो और जीभ गले के आगे झुक गई हो तो सांस का मार्ग रुक सकता है। बेहोशी का कारण जानने से पहले निश्चित कर लें कि वह सांस ले रहा है। यदि ईजा बाधा रूप ना हो तो पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में आने की अवस्था में सिर को सीधा रखें। बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कभी भी कुछ भी ना दें। अब आता है आपका 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, तो 5S कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। तो 5S कॉन्सेप्ट है क्या? तो 5S जो है एक जापानी शब्द है जिसका आरंभ अंग्रेजी के एस अक्षर से होता है। इन शब्दों 5S का उपयोग किसी उद्योग, फर्म, संस्थान, अस्पताल, कार्यशाला व घर आदि को व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। 5S के माध्यम से अपव्यय को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है तथा गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या होता है? उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और लागत में कमी होती है। कार्य के स्थान और संगठन के लिए 5S एक जापान की कार्य प्रणाली है। जापानी में इसका अर्थ है, तो सबसे पहला है सीरी, दूसरा है सीटोन, तीसरा है सीसो, चौथा है सिकेट्सु और पाँचवा है सिट्सुक। तो सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, सीटोन का होता है सेट इन ऑर्डर, सीसो का होता है साइन सिंप्लीफाइंग और सिकेट्सु का होता है स्टैंडर्डाइज और सिट्सुक का होता है सस्टेन। तो इसको चलिए पढ़ते हैं, क्या है ये। सीरी, सॉर्टिंग, छांटना। इसका तात्पर्य छांटना और फालतू चीज़ों को अलग करना है। कार्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं ही रखें। जिन वस्तुओं की कभी कभी ही जरूरत पड़ती हो उन्हें दूर स्टोर करें। सीरी वस्तुओं को रखने की इन आदतों से आपको आदत कराता है कि शायद इन वस्तुओं की ज़रूरत एक न एक दिन पड़ जाए। यह कार्य क्षेत्र को स्वच्छ रखने और सहायक होती है तथा टूटे हुए औजारों, स्क्रैप और फालतू रॉ मटेरियल को दूर रखकर बहुमूल्य स्थान बचाती है। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है सीरी से? तो फालतू व अनावश्यक वस्तुओं को छांटें व उन्हें उचित विधि द्वारा अपने पास से हटा दें। बाधाओं को दूर करने, कार्य को सरल तरीके से करने का रास्ता निकालें। अनावश्यक वस्तुओं से बचें व अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण से बचें। आवश्यक व जरूरी वस्तुओं का मूल्यांकन करें।
सिरी की मदद से, इसकी मदद से बहुत आसानी से वस्तुएं पहचानी जा सकती हैं और समय की बचत होती है। ये आपका सिरी। अगला है आपका सीटोन, सेट इन ऑर्डर। इसका तात्पर्य वस्तु को ढंग से लगाना है, वस्तु को यथाकृत क्रम व्यवस्था में रखना व उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से ढूंढना सबसे अच्छा तरीका है। सीटोन के लिए एक अच्छा उदाहरण टूल पैनल है। प्रत्येक वस्तु का एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपको एक सामान ढूंढने के लिए काफ़ी समय व्यर्थ कर दिया आप, इसीलिए जो सामान जहाँ का है उसे आप वहीं रखें ताकि आपको बार बार उस सामान की आवश्यकता हो तो बार बार आपको समय व्यर्थ ना करना पड़े उस सामान को लेने के लिए, उस टूल को लेने के लिए। प्रत्येक वस्तु को ऐसे क्रम में सेट करो ताकि उन्हें बाद में आसानी से चुनकर प्रयोग किया जा सके तथा उपयोग करने के बाद वस्तु को वापस वहीं पर रखें जहाँ से उठाया गया है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई अलमारी होती है तो उसमें सबसे नीचे हमारे सबसे हैवी सामान होता है जिसमें आपकी एंगल प्लेट होती है और आपकी जो भी हैमर होते हैं वो नीचे होते हैं, फिर उससे हल्की चीज़ उससे ऊपर होती है, फिर उससे हल्की चीज़ ऊपर होती है, फिर जो सबसे हल्की चीज़ होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो सीटोन की मदद से, इसकी मदद से वक्त की बर्बादी से बचा जा सकता है। मैंने बताया कि फालतू आपका जो वक्त है वो एक ही सामान को, एक ही टूल को ढूंढने में व्यर्थ ना हो, तो इसकी मदद से वक्त की बर्बादी से बचा जा सकता है और बेवजह माल को स्टोर करने से भी बचा जा सकता है। अगला है आपका सीसो। सीसो का अर्थ है शाइन, सिंप्लीफाइंग, क्लीनलेस। तो इसका तात्पर्य वस्तुओं को साफ़ सुथरा और खुले में रखना है। यह सफाई साज सामानों की क्षति की जानकारी लेने में सहायक होती है, जैसे लीकेज, लोड फोड़ और मिस अलाइनमेंट। इन छोटी क्षतियों पर यदि ध्यान न दिया जाए तो साज सामान खराब हो सकता है और उत्पादन का नुकसान हो सकता है। शीशों की मदद से, इसकी मदद से प्रत्येक वस्तु के लिए जगह बनती है तथा प्रत्येक दोष को देखा जा सकता है व खराबियों को चुनना आसान होता है। अगला है आपका शिकेट्सु। इसका तात्पर्य सफाई मानकीकरण के मापदंड से है। रंगों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करें, कार्यविधि को लिखें, जगह का नाम, कार का नाम, कलर कोड आदि का वर्णन करें। ऑपरेटरों, कर्मचारियों को चित्रों द्वारा समझाएं, निर्देश दें। प्रत्येक वस्तु को उसके स्तर के अनुसार क्रम में रखें, वस्तुओं को साफ़ सुथरा व सही क्रम में रखें। इसकी मदद से अच्छा कार्यस्थल बनाए रखने में मदद मिलती है, खराबियों को शीघ्रता से ठीक किया जा सकता है तथा कार्यस्थल अच्छा रहता है और दिखता है। अगला है आपका पाँचवा शित्सुक, सस्टेन, डिसिप्लिन। इसका तात्पर्य स्वयं के अनुशासन से है। अंतिम में पहले 4 इसको जीवित रखें, इनका पालन करते रहें। लोगों को मानकों को बनाए रखने के लिए शिक्षित करते रहना पड़ता है। औपचारिक प्रणाली लागू करके इनके परिणाम प्रकट करके जांच करके पूरी 5S प्रणाली को जीवित रखना सुनिश्चित करें और इसमें लगातार सुधार करके इसे और आगे बढ़ाएं। यदि यही है काइजन 5S की राह। इसे काइजन भी कहा जाता है, 5S को काइजन भी कहा जाता है। शित्सुक की मदद से, इसकी मदद से अनुशासन और अच्छी आदतें बनती हैं, अच्छी उपलब्धियों पर अच्छा व्यवहार बनता है। 5S आपका कंप्लीट होता है। अगला है आपका सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर व कलर कोड। पहले आपको मैं सिस्टम फेलियर बता देता हूँ। सिस्टम फेलियर होता क्या है, तो प्रत्येक कंपनी जो होती है या कोई भी फर्म है, कोई भी संस्था है, कार्यालय कुछ भी है, वहाँ अपना अपना एक वर्किंग सिस्टम होता है, एक कार्य प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत ही सारे कार्य होते हैं। जब हम उस सिस्टम में बने रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो यह सिस्टम बिगड़ जाता है और इससे पूरी कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। यदि इससे सुधार न किया जाए तो पूरा वर्किंग सिस्टम असफल हो जाता है, जिसे सिस्टम फेलियर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जो कंपनी का या जो कार्यशाला का जो एक रूल है, अगर हम उस रूल का, उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो उससे काम में रुकावट पैदा होगी, जिससे पूरा सिस्टम ही हमारा जो होगा उसमें बाधाएं आएंगी, तो जिसको ही सिस्टम फेलियर कहा जाता है। अब आते हैं हम कचरे के बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड। तो चलते हैं कलर कोड पे। तो पहला जो है वो है कागज़ का ब्लू, प्लास्टिक का पीला, धातु का लाल, कांच का हरा, खाद्य सामग्री का काला, अन्य का स्काई ब्लू। तो इसका याद करने का जो तरीका होता है वो होता है जैसे कागज़ का नीला, प्लास्टिक का पीला, धातु को जब हम गर्म करते हैं तो धातु जो है वो लाल रंग की हो जाती है, इसलिए धातु का लाल, कांच का हरा, खाद्य सामग्री का काला, अन्य का स्काई ब्लू। इसको आप 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी।
कागज़ का नीला, प्लास्टिक का पीला, धातु का लाल, कांच का हरा, खाद्य सामग्री काला, अन्न का स्काई ब्लू। 2-3 बार इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ITI एग्ज़ाम में भी नहीं, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, MPPGCL हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, इनमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके सेफ्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं, और आपके ITI में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के प्रकार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। तो इसमें आपको होता है शारीरिक खतरा, केमिकल खतरा, जीव विज्ञान संबंधी खतरा, शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा, मैकेनिकल खतरा, इलेक्ट्रिकल खतरा, मनोवैज्ञानिक खतरा, श्रम दक्षता संबंधी खतरा, अल्कोहलिक्स, अप्रचित, खराब तौर तरीका, अनुपस्थिति, अवज्ञा, आक्रामक बर्ताव। तो शुरू करते हैं शारीरिक खतरा, फिजिकल हजार्ड। शारीरिक खतरे में आपका हो जाएगा शोर, गर्म तथा ठंडा, वाइब्रेशन, रेडिएशन, आयनीकरण, सजावट। शारीरिक खतरा, फिजिकल खतरा वो है जिसमें आपको फिजिकली नुकसान पहुंचता है, फिजिकली चोट लगती है बाहरी तौर पर। शारीरिक खतरे में आपको शरीर के बाहरी पार्ट में आपको चोट या आपको नुकसान होता है या खतरा होता है। अगला है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड वो है जो कि कोई भी केमिकल से जो आपको खतरा होता है वो केमिकल खतरा कहलाता है, जैसे कि ज्वलनशील, विस्फोट, विषाक्त, क्षयकारी, रेडियोधर्मी। अगला है आपका जीव विज्ञान संबंधी खतरा, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लांट पेस्ट, इन्फेक्शन, ये सब आपके बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आएगा। अब आपका साइकोलॉजिकल खतरा, शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा। इसमें बढ़ती हुई आयु, सेक्स, बीमारी, बुखार, थकावट, ये सब आपके शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरे हैं। फिजिकोलॉजिकल खतरा के अंतर्गत आएगा ये आपका। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक खतरा, जिसे हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं। इसमें गलत प्रवृत्ति, धूम्रपान, अल्कोहल, अप्रशिक्षित, खराब तौर तरीका, अनुपस्थिति, अवज्ञा, आक्रामक बर्ताव, दुर्घटना प्रवृत्ति आदि, भावात्मक उत्तेजना, हिंसा, डराना धमकाना, यौन उत्पीड़न। अगला आपका मैकेनिकल खतरा। मैकेनिकल खतरा के अंतर्गत आएगा आपका विचारहीन प्रशासन, घेराबंदी ना होना, सुरक्षा उपकरण ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना आदि। इलेक्ट्रिकल खतरे में आपका अर्थिंग ना होना, अर्थिंग नहीं होगी तो इससे आपको एक शॉक लगने का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट से भी कभी कभी आग लग जाती है, इससे भी काफ़ी भारी नुकसान पहुंचता है कार्यशाला में। लीकेज धारा, खुला तार, फ्यूज ना होना आदि सब आपका इलेक्ट्रिकल खतरा के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका श्रम दक्षता संबंधी खतरा, मैनुअल हैंडलिंग तकनीक खराब होना, मशीन का लेआउट गलत होना, डिज़ाइन गलत होना, हाउस कीपिंग खराब होना, गलत टूल्स आदि। सुरक्षा प्रचार वाक्य, एक सुरक्षा का प्रचार वाक्य है, सुरक्षा नियम ब्रेकर एक दुर्घटना मेकर है। अगर आप सुरक्षा के एक नियम को ब्रेक करेंगे तो एक दुर्घटना मेक बन जाएगी अपने आप। तो सही बात है, अगर आप सुरक्षा का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना आपकी होगी। अगला आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट, सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ दिन में लाल ध्वज और रात में लालटेन रखकर चलती थीं। हर प्रकार के ट्रैफिक का प्रथम ध्येय सुरक्षा होता है। सड़क चिन्हों के प्रकार अनिवार्य, सावधानी, असंबंधी और सूचनात्मक। अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन, ये आपके पुराने ज़माने वाले चिन्ह हैं। कौन सा है? अनिवार्य चिन्हों का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए रुकिए, रास्ता दीजिए, सीमा निषेध, पार्किंग नहीं। अनिवार्य चिन्ह जैसे पहला जो चिन्ह है आपका ट्रायंगुलर, यह स्टॉप का, रुकिए। अगर आप रुकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका उल्लंघन दंड का कारण भी बन सकता है। आपका ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाकार है, तो ये आपका गिवे का है, रास्ता दें। अगला है आपका ये है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग निषेध है यहाँ पे। अगला आपका चेतावनी, सतर्कता चिन्ह विशेष सुरक्षात्मक होते हैं, कीजिए मत कीजिए। चिन्ह पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों, बस यात्रियों और गाड़ी चालकों के लिए है। सूचनात्मक चिन्ह सवारियों और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए विशेष लाभदायक होते हैं।
ये जो हैं आपके, ये आपके हैं चेतावनी चिन्ह, जैसे गार्डेड, अनगार्डेड, स्कूल, ये सब के पुराने ज़माने वाले चिन्ह हैं। ये चिन्ह है आपका, ये बता रहा है कि इधर पेट्रोल पंप है, दिल्ली के रास्ते बता रहा, तो आपको क्या करा, सूचना प्रदान करा, तो ये आपका सूचना चिन्ह हो गया। ये आपके पुलिस सिग्नल चिन्ह हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार। सेफ्टी प्रैक्टिस, सुरक्षा होने की व्यवस्था, चोट का खतरा की घटना या जोखिम से बचना है। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, चल रहा है सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन, कार्यशाला में हमें सुरक्षित रखने के लिए व सही दिशा निर्देश देने के लिए के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो, उसके लिए सुरक्षा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा चिन्हों को 4 मौलिक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? पहला है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है आपका आवश्यक चिन्ह, जिन्हें हम आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं, मैंडेटरी साइन। तीसरा है आपका सावधानी चिन्ह, सावधानी चिन्ह को हम बोलते हैं चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन। और चौथा है आपका सूचना चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन। तो चलिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह होते क्या हैं? इस प्रकार के संकेत चिन्हों के द्वारा किसी भी गलत कार्य को न करने की सलाह दी होती है, जिससे कारखानों में दुर्घटनाएं कम होती हैं। ये चिन्ह आकार में गोलाकार होते हैं, आपको दिख रहा होगा गोलाकार होते हैं। इन चिन्हों में वृत्त का बॉर्डर लाल रंग में तथा क्रॉस भी लाल रंग में होता है। ये जो आपका बॉर्डर है, ये आपका लाल रंग का होगा, और ये जो क्रॉस है ये भी लाल रंग का होगा। ये लाल रंग का होगा। इनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होगा, बैकग्राउंड जो होगा सफ़ेद रंग का होगा, तथा इनके ऊपर काले रंग से संकेत चिन्ह बने होंगे। ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है ये आपका काले रंग का होगा, बैकग्राउंड आपका सफ़ेद रंग का होगा, जिसके ऊपर जो क्रॉस होगा और जो बॉर्डर होगा वो आपका लाल रंग का होगा। लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग का क्रॉस, सफ़ेद कलर की आपकी पृष्ठभूमि होगी, बैकग्राउंड होगा, जिसके ऊपर काले रंग से संकेत चिन्ह छपा होगा। निषेधात्मक चिन्ह के उदाहरण हैं आपके धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से न बुझाना आदि। ये सब आपके निषेधात्मक चिन्ह के उदाहरण हैं। ये यहाँ पे है वी डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, आग को पानी से न बुझाएं। ये सब आपके उदाहरण हैं। अगला जो है आपका अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन। तो अनिवार्य चिन्ह जो होते हैं, इस प्रकार के चिन्हों को देखकर हमें सुरक्षा संबंधी कार्यों की याद आ जाती है, अर्थात ये हमें कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सुरक्षा के बारे में याद दिलाते हैं। जैसे आप किसी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली मशीन के पास से जा रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह होंगे कि आपको ईयर प्लग लगाना है। आप कुछ वैसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको आपके दस्ताने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये चिन्ह लगा होगा कि दस्ताने पहनना अनिवार्य है। तो ये सब चिन्ह हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों के द्वारा आदेश दिया जाता है। इन चिन्हों का आकार गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये गोलाकार का जो दिख रहा है आपको, ये वाले ये गोलाकार जो चिन्ह हैं ये आपके हैं अनिवार्य चिन्ह। इन चिन्हों का आकार गोलाकार होता है, मैंने आपको बताया। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। इनकी जो बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है, वो आपकी होती है नीले रंग की। जो बैकग्राउंड है ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये आपको नीले रंग का होगा, और जो वाइट है ये आपका संकेत चिन्ह है। तो संकेत चिन्ह आपका सफ़ेद होगा और बैकग्राउंड जो होगा वो आपका नीले रंग का होगा। ये नीले रंग के बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग से संकेत चिन्ह छपा होता है। इसके उदाहरण हैं दस्ताने पहनना, टोपा पहनना, चश्मे पहनना, जूते, मास्क, सुरक्षा टोपी आदि पहनना आदेशात्मक चिन्ह के उदाहरण हैं। अगला चलते हैं चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह, सावधानी चिन्ह या वार्निंग साइन, ये वो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों के द्वारा आने वाले खतरों की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली के झटके, आग का भय आदि। इनका आकार त्रिकोणीय होता है। ये आपको दिख रहा होगा, इनका आकार जो है वो ट्रायंगुलर के शेप में है, ये त्रिभुजाकार है।
इनका आकार त्रिकोणीय होता है। इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है तथा संकेत चिन्ह और बॉर्डर काले रंग का होता है। जो आपके इनका बैकग्राउंड होगा वो होगा पीले कलर का। ये जो भी वाला बैकग्राउंड है आपका, ये आपका पीले रंग का होगा तथा संकेत चिन्ह और बॉर्डर ब्लैक कलर के होंगे, काले कलर के होंगे। जो आपका चिन्ह होगा आपका, ये जो आपका चिन्ह है ये ब्लैक है आपका, और जो बॉर्डर है आपका ये भी ब्लैक होगा। ये यहाँ पे लिखा भी है काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि, मतलब काला बॉर्डर और जो चिन्ह है सहित है, मतलब काला रंग के सहित बॉर्डर और चिन्ह है तथा पीली कलर की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। जैसे त्रिभुजाकार अगर आकार बना है, त्रिभुजाकार आकृति, उसके अंदर पूरा येलो होगा, पीला होगा। पीले के ऊपर जो चिन्ह आपका होगा वो होगा आपका ब्लैक कलर का, तथा जो कॉर्नर होगा इनका बॉर्डर होगा वो आपका ब्लैक कलर का होगा। ये चिन्ह के उदाहरण हैं विष का खतरा, आग का जोखिम, लेजर बीम, आयनाइजेशन, विस्फोट का जोखिम आदि। विद्युत का झटका, ये जो चिन्ह आपका विद्युत का झटका का है। जैसे ये जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, इनमें जो ये इनकी जो पृष्ठभूमि होगी, ये चिन्ह जो है ये तो ब्लैक का है, लेकिन जो आपका ये जो पृष्ठभूमि है ये आपकी होगी पीली कलर की, और संकेत चिन्ह आपका होगा ब्लैक कलर का। अगला जो हमारा चिन्ह है उस पर चलते हैं, वो सूचना का चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन। क्या होते हैं सूचनात्मक चिन्ह, चलिए पढ़ते हैं। इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा सुरक्षा से संबंधित सूचना दी जाती है। नाम से ही आपको पता लग रहा है सूचना दे रहा है हमको किसी चीज़ की। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधित सूचना जानकारी दी जाती है। इनका आकार वर्गाकार होता है, ये आपको दिख रहा होगा वर्गाकार इनका आकार है। इनकी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड जो होगा वो हरे रंग का होगा, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है सफ़ेद कलर का, ये आपका सफ़ेद ही होगा, और जो ये बैकग्राउंड है आपका, ये आपका हरे रंग का होगा, ये वाला हरे रंग का होगा, और संकेत चिन्ह तो वाइट कलर का है ही। ये चिन्ह के उदाहरण हैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पुरुष व महिला प्रसाधन, पीने का पानी आदि। तो आपके चिन्ह हो गए। एक बार फिर से मैं आपको इस चिन्ह के बारे में डिटेल से समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। निषेधात्मक चिन्ह, इस प्रकार के संकेत चिन्ह के द्वारा किसी भी गलत कार्य को न करने की सलाह दी होती है, जैसे कि धूम्रपान निषेध। इनका जो बॉर्डर और क्रॉस होता है वो लाल कलर का होता है तथा चिन्ह ब्लैक कलर का होता है, और बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड जो आपका होता है इनका सफ़ेद रंग का होता है। अगला है मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह। तो अनिवार्य चिन्ह वो होते हैं जो हमको कोई कार्य करने से पहले और बाद में हमको सुरक्षा सावधानी संबंधी कार्यों की याद दिलाते हैं। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो नीले कलर का होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद कलर की चिन्ह छपा होता है। इनका आकार वर्गाकार होता है, गोला होता है। अगला है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वो वर्गाकार के होते हैं, वे आपको वर्गाकार के होते हैं। ये आपके गोलाकार होते हैं आदेशात्मक चिन्ह, और आपके सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वर्गाकार होते हैं। इनके द्वारा किसी हमको सुरक्षा से संबंधित सूचना दी जाती है। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो हरे कलर का होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद कलर का संकेत चिन्ह छपा होता है। इनके उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पुरुष व महिला प्रसाधन है। अगला जो है लास्ट है चेतावनी चिन्ह या सावधानी चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली के झटके, आग का भय, आयनाइजेशन, विस्फोट आदि। ये त्रिभुजाकार के होते हैं। बैकग्राउंड और संकेत चिन्ह ब्लैक कलर का होता है तथा पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है वो पीले रंग की होती है। तो क्लियर है स्टूडेंट? आपको जो भी डाउट होगा आपको नीचे कमेंट पे डाउट आप अपना भेज सकते हैं। अगला जो है आपका सिस्टम फेलियर मैंने आपको बता ही दिया ऊपर ही। रिपोर्टिंग इमरजेंसी, ये सब आपको थ्योरेटिकल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था मैंने आपको पढ़ा दिया है, हाईलाइट पहले से कर दिया था। फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा होगा कि नहीं पढ़ाए हूँ तो कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें और। इसको एक बार देख लेते हैं। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए। एक बेहोश व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति जिसको विद्युत का झटका लगा है, उसको चलने की वजह से चोट आई हो, जलने की वजह से चोट आई हो, उस जलने की चोट को प्राथमिक उपचार देने के बजाय उसके सांस लेने की प्रक्रिया को बहाल करना चाहिए, ताकि मरीज बिना सहायता के सांस ले सके। उसके चोट पर किसी प्रकार का मलहम, पट्टी, दवा कुछ नहीं लगाना चाहिए। उसके सांस पर ध्यान देना चाहिए, क्या मरीज जो है पेशेंट है क्या सांस ले पा रहा है।
आगे चलते हैं। अगला है सुरक्षा का अभ्यास, अग्निशामक सेफ्टी प्रैक्टिस, फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है, क्योंकि कुछ बुकों में इसको सेफ्टी के साथ ही दिया है, कुछ बुक में इसको अलग से सेपरेट चैप्टर बना दिया है, तो मैंने सोचा कि इसको सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ा देते हैं। तो आपका सेफ्टी जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है। कहीं पर भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।